Hello students, good afternoon. Let's start our today's session of the physics. तो लास्ट टाइम के लेक्चर में हम क्या स्टडी कर रहे थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। ओके, सो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन आईसी इज इक्वल टू क्या रहता है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द denser medium, or it can also be written as velocity of light in medium divided by velocity of light, मतलब velocity of light in denser medium divided by velocity of light in the rarer medium, that is less velocity divided by the more velocity। critical angle का कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, मैंने आपको बताया है। अगर दो वैल्यू दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने दो या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट होने दो या फिर वेवलेंथ होने दो, तो क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? हमेशा लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू, क्योंकि साइन का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहता है। ये लॉजिक हमेशा यूज करना है। ओके, या फिर वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन दी रेयर मीडियम। ओके, ठीक है। अभी और एक यहाँ पे टीआईआर के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे और एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर साइन आईसी का वैल्यू आपको दिया जाए, साइन आईसी का वैल्यू अगर आपको पता है, so from that value you should be able to calculate the value of cos IC, tan IC and so on. Okay, sin IC का वैल्यू अगर पता है, so from that value you should be able to calculate cos IC, tan IC and so on, क्योंकि वो हमें कन्वर्जन जरूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है पता है ना? उसके लिए क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर एंगल आईसी है तो साइन आईसी क्या रहता है? साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, या फिर म्यू आर बाय म्यू डी रहता है। तो यहाँ पे म्यू आर बाय म्यू डी मतलब अपोजिट साइड हमेशा कौन सा रहेगा? म्यू आर रहेगा। एंड म्यू डी मतलब क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूस रहेगा। एंड ये एडजेसेंट साइड कितना रहेगा बताइए? एडजेसेंट साइड, क्योंकि साइन कभी कभी क्या करना पड़ता है, टीआईआर के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त साइन आईसी से कॉस आईसी निकालना पड़ता है या फिर टैन आईसी निकालना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी है, तो उस ट्राइंगल में अपोजिट साइड को म्यू आर लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस को म्यू डी लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे आईसी का जो एडजेसेंट साइड है वहां पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर, दैट इज म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। ओके, ये हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं। ओके, टीआईआर के और कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो टीआईआर में देखिए, क्रिटिकल एंगल रेड एंड वायलेट किसमें ज्यादा होता है? रेड कलर को ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल, या फिर वायलेट कलर को ज्यादा होता है? बताइए, फॉर विच कलर critical angle will be less and which color critical angle will be more? कैसे निकालेंगे? कौन से कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा रहेगा, कौन से कलर के लिए कम रहेगा, कैसे निकालेंगे? वंस अगेन साइन आईसी का फॉर्मूला देखिए, 1 बाय म्यू, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। म्यू एंड क्रिटिकल एंगल ये कैसे है? इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड। अगर म्यू ज्यादा रहता है तो क्रिटिकल एंगल कम रहता है, पता है ना? डायमंड के लिए म्यू सबसे ज्यादा रहता है, क्रिटिकल एंगल सबसे कम रहता है डायमंड के लिए, पता है ना? उसी तरह से रेड एंड वायलेट में क्रिटिकल एंगल किसके लिए ज्यादा रहता है? वायलेट एंड सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा रहता है? वायलेट या फिर रेड? वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है। ओके, म्यू फॉर वायलेट इज मोर, सो आईसी फॉर वायलेट इज लेस। सो क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट हमेशा क्या रहेगा? लेस रहेगा। ओके, एंड आईसी फॉर रेड विल बी मोर। तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं रहेगा, करेक्ट है ना? क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर विल बी लेस एंड रेड कलर इट विल बी मोर। ठीक है, अभी ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ओके, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन टीआईआर कितना हो सकता है? ओके,
देखिए मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ओके देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ अभी। डायग्राम इज लाइक दिस, सो दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल, a ray is traveling from denser medium to the rarer medium and यहाँ पे just TIR हो रहा है, just TIR होता है मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, करेक्ट है ना। just TIR मतलब रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा IC, ओके। अगर रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस ट्रैवल कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहता है, हमेशा क्रिटिकल एंगल रहता है ना। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ट्रैवल करता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल रहता है, करेक्ट है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना रहता है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज मतलब रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ना, मतलब R 90 है, IC थोड़ा सा उससे कम है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस IC, ठीक है 90 माइनस IC। ये एंगल ऑफ डेविएशन आता है लेकिन ये अभी मैक्सिमम नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम TIR का ये नहीं है, ये एंगल ऑफ डेविएशन जस्ट TIR जब होता है, क्वेश्चन में ऐसा अगर पूछा जाए व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन जस्ट TIR टेक्स प्लेस, जस्ट TIR मतलब अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज किया, वेरी स्मॉल अमाउंट से एंगल ऑफ इंसिडेंस ही इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा बताइए, IC जो है ना, यहाँ पे जो एंगल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो थोड़ा सा इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे नहीं मिलेगा। सपोज मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं, दैट इज हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिकम स्लाइटली ग्रेटर देन IC, तो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, करेक्ट है ना, रिफ्लेक्शन हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये एंगल अप्रोक्सीमेटली IC ही ले सकते हैं क्योंकि मैंने वेरी स्मॉल अमाउंट से ही बढ़ाया है, बाय वेरी स्मॉल अमाउंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है, तो अलोंग द सरफेस जो रे जाने वाला था अभी क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, अभी ये रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन कैसे, तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहता है बताइए, 180 माइनस 2i रहता है ना, एंड दिस इज द मैक्सिमम। समझ में आया कि देखिए 180 माइनस 2i से कैसे आ गया, 180 माइनस 2i से ये समझ में आ गया क्या, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। सो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू रहता है 180 माइनस 2IC एंड जस्ट TIR में एंगल ऑफ डेविएशन रहता है 90 माइनस IC। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या, देखिए दिस इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, ये आपको समझाता हूं, देखिए ये आपने इसके पहले भी पढ़ा है। सपोज दिस इज मिरर, ठीक है, ये मिरर है, ये क्या है नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा I रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन ना, करेक्ट है ना। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, दिस इज द एंगल थ्रू व्हिच रे is going to change the direction, so this will be the angle of deviation। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे बताइए, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा I plus डेल्टा, I plus डेल्टा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना गया 180 माइनस 2i, यही तो इधर हो रहा है ना, ओनली I की जगह मैंने IC लिखा है 180 माइनस 2i। जब रिफ्लेक्शन होता है ना तो 180 माइनस 2i, जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे अभी भी रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है,
ओके, समझ में आया क्या ये मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन रिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला यहां पे मैंने लगाया है। ओके, सो मैक्सिमम टोटल मतलब ऐसा एमसीक्यू सपोज आपके सामने आ गया, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 2 IC, या फिर इन टर्म्स ऑफ पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 मतलब पाई, पाई माइनस 2 IC ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन just TIR takes place, when just total internal reflection takes place. Okay, just TIR के लिए 90 माइनस IC रहेगी। मतलब ये फॉर्मूले कौन से पता है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ये कौन सा है, एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये प्रॉब्लम है एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन, उसी से ये यहाँ पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिर एक बार वो कंसेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फिश। फील्ड ऑफ, एक बार रिवीजन हो जाने दो, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर भी और एक बार फील्ड ऑफ व्यू। ओके, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फिश। ओके, अब ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश क्या होता है, देखिए सपोज दिस इज अ वाटर सरफेस, इसके ऊपर एयर है एंड नीचे क्या है, वाटर है, एंड हियर देयर इज अ फिश, एट दिस पॉइंट देयर इज अ फिश। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोनिकल रीजन रहेगा, ऐसा देयर विल बी अ कोनिकल रीजन एंड एट द सरफेस देयर विल बी अ सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे इस फिश को, यहाँ पे जो फिश है एट अ सर्टेन डेप्थ, उसका डेप्थ दिया जाएगा, इस फिश को इसी सर्कुलर रीजन में ही, इस सर्कुलर रीजन में ही बाहर का मतलब वाटर के बाहर का जो भी वर्ल्ड है वो दिखाई देगा। इस सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में नहीं दिखाई देगा, करेक्ट है ना, क्योंकि बाहर से आने वाले रेज इस तरह से अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और इस सर्कल के मतलब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाला रे कहां से आया होगा, बॉटम से आया होगा, बॉटम इधर से। मतलब वाटर के अंदर से जब हम ऊपर देखते हैं ना, तो क्या दिखाई देता है हमें, एक सर्कुलर रीजन दिखाई देगा। उस सर्कुलर रीजन में बाहर के मतलब वाटर के बाहर का दिखाई देगा, एंड उस सर्कल के बाहर फिर से हमें वाटर के अंदर का ही दिखाई देगा, क्योंकि इस सर्कल के बाहर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इस सर्कल के बाहर का जो रीजन है, ओके, उस यहां से आने वाले रेज कौन से रहेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट वाटर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फिश। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फिश मतलब क्या होता है, दिस इज द सर्कुलर रीजन at the water surface through which the fish can see the whole world outside of whole world, that is called as field of view. This happens due to the total internal reflection. Okay, तो field of view क्या होता है, देखिए सर्कुलर रीजन रहता है, सर्कुलर रीजन ऑन वाटर सरफेस through which fish can see outside world. जो आउटसाइड का जो भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर रीजन में ही दिखता है। सर्कुलर रीजन के बाहर क्या दिखेगा हमें, उस सर्कुलर रीजन के बाहर वाले रीजन में हमें वाटर के अंदर का ही दिखाई देगा, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फिश। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश का एंगल कितना रहेगा, ओके, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश का एंगल कितना रहेगा,
तो यहाँ पे ये जो एंगल है कितना रहता है, इधर जितना एंगल रहता है उतना इधर एंगल रहता है, दिस इज एंगल आईसी ना, ठीक है। तो वाटर के लिए यहाँ पे बताइए व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर, 49 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर कितना है, 49 डिग्री है। मतलब ये जो कोनिकल रीजन रहेगा थ्रू विच द फिश कैन सी होल आउटसाइड वर्ल्ड विल बी 98 डिग्री, 49 का डबल 98 डिग्री। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके। व्हाट इज द कोनिकल एंगल ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 98 डिग्री विल बी द आंसर, ओके, 98 डिग्री। एनी डाउट इन दिस केस, ये समझ में आके देखिए, फिश का फील्ड ऑफ व्यू का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री, कोनिकल एंगल 49 का डबल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर हमने वो निकाला था लास्ट टाइम 49 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितना रहता है, 42 डिग्री, करेक्ट है ना। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 रहता है, वाटर के लिए 49 रहता है, और डायमंड के लिए 24 डिग्री रहते हैं, ओके। एंड देयरफॉर फिश, वाटर से फिश आउटसाइड वर्ल्ड कितने एंगल में देख सकता है, 49 डिग्री में, सॉरी 98 डिग्री के कोनिकल एंगल में ही देख सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, इस फिश को सनसेट कितनी डिग्री पर दिखाई देगा, इस फिश को सनसेट या फिर सनराइज कितने डिग्री पर दिखाई देगा। सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट रेज आर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ओके, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्शन होके क्या हो जाएंगे, वो क्रिटिकल एंगल पर अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर फिश है तो सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जो रेज आएंगे वो कितने डिग्री पर विथ वर्टिकल कितने डिग्री पर इस फिश को आते हुए दिखाई देंगे, विथ वर्टिकल 49 डिग्री पर आते हुए दिखाई देंगे, करेक्ट है ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वाटर के अंदर हम गए और वहां से हमने सनराइज या फिर सनसेट देखने का प्रयत्न किया, तो rays coming from the sun will appears to be coming at 49 डिग्री। 49 वो ऑब्लिक हॉरिजॉन्टली आते हुए नहीं दिखाई देंगे, 49 डिग्री पर आते हुए दिखाई देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब फिश के लिए सनराइज और सनसेट 49 डिग्री पर होता है, ओके, 49 डिग्री, विथ हॉरिजॉन्टल 41 डिग्री, करेक्ट, विथ वर्टिकल 49 डिग्री है, 49 डिग्री विथ वर्टिकल और 41 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे अभी देखिए फील्ड ऑफ व्यू का सपोज हमें रेडियस निकालना है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, लास्ट टाइम एग्जाम के लिए हमने सॉल्व किया है, फिर एक बार देखिए, ओके। रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालना है, रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालना है, देखिए। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें निकालने की जरूरत है, ये दो ट्रायंगल सॉल्व किया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दिखाना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रहेगा रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन इस तरह से रहेगा ना, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रीजन यहाँ पे रहेगा, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ दैट फिश और द सोर्स, ओके, ये रहेगा डेप्थ ऑफ दैट फिश। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस डायग्राम हमें मिलता है tan IC, tan IC is equal to R by D, ठीक है, tan IC is equal to R by D. So from this triangle also we have to calculate tan IC. अभी हमें पता है sin IC क्या है, sin IC के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 1 by mu रहता है, sin IC is equal to 1 by mu. तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे mu रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे म्यू है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस ट्रायंगल tan IC आ जाएगा, tan IC is equal to, that is opposite divided by adjacent, square root of mu square minus 1, तो ये दोनों क्या करना है, इक्वेट करना है। So therefore R by D is equal to 1 upon square root of mu square minus 1,
r by d is equal to 1 upon square root of mu square minus 1, and by using this equation if depth is given you can calculate the radius. ये लॉजिक हमेशा आपको यूज करना है. इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? So by using this formula we can calculate the radius of field of view. तो radius of field of view कितना आ जाएगा? r is equal to d divided by square root of mu square minus 1. ओके, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन क्या है? बाहर का मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होना चाहिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल सपोज निकालने के लिए बोला, एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू इसका स्क्वायर, d स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, दैट इज pi d square divided by mu square minus 1. So this will be formula for the area of circle. ये फॉर्मूले मगअप करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. आपको बेसिक्स क्या ध्यान में रखना है? रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू निकालना है. ओके, तो ये दो ट्रायंगल आपको ओनली ध्यान में रखने हैं. ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में r एंड d दिखाना है, IC दिखाना है, और दूसरे ट्रायंगल में 1 mu दिखाना है, एंड फ्रॉम दैट you are going to calculate the adjacent side. and tan IC के दो फॉर्मूले आपको निकालने हैं. tan IC का एक फॉर्मूला रहेगा r by d, tan IC का दूसरा फॉर्मूला आपको फ्रॉम दिस ट्रायंगल निकालना है. ओके, एंड उसको इक्वेट करना है. इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए, रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू में कुछ डाउट है क्या? रेडियस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू में कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट, कंसेप्ट आप देखिए. या फिर इसका रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉब्लम ले लेंगे. प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसका प्रॉब्लम लिखेंगे. A fish is at depth of suppose depth of 6 meter below surface of water. ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3 है. तो यहाँ पे जो फिश का फील्ड ऑफ व्यू रहेगा उसका रेडियस एंड एरिया दोनों निकालना है. रेडियस एंड एरिया ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कैसे सॉल्व करना है बताइए? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फर्स्ट ट्रायंगल जिसमें ये रहेगा r, ये रहेगा d, यहाँ पे रहेगा IC. तो यहाँ पे tan IC क्या आ जाएगा? tan IC is equal to r by d आ जाएगा. So this is number 1. ओके, ठीक है. उसके बाद दूसरा एक ट्रायंगल निकालना है. यहाँ पे भी IC रहेगा. अभी sin IC is equal to क्या रहता है? 1 by mu रहता है. sin IC is equal to 1 by mu, करेक्ट? sin IC is equal to 1 by mu रहेगा. तो 1 by mu मतलब कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा ना. 1 by mu मतलब कितना आ जाएगा? 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अभी ये वैल्यूज मैं लिखूंगा. इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin IC is equal to 3/4 मतलब अपोजिट साइड कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. एंड 4 मतलब क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि sin मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. 3 4 हो गया, तो ये साइड कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9. 16 माइनस 9 मतलब 7 आता है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल अभी क्या करना है? tan IC निकालना है. tan IC, सो tan IC कितना आ जाएगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट 3/√7. सो tan IC के दो फॉर्मूले हमें मिल गए. tan IC is equal to r by d and tan IC is equal to 3/√7. ओके, ठीक है. अभी क्या करूंगा? tan IC को इक्वेट करूंगा. तो tan IC को इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा? r by d
is equal to, okay, r by d is equal to 3 by root 7, 3 by root 7. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रीजन आ जाएगा 3 by root 7 into डेप्थ कितना दिया है, 6 दिया है ना, 6, that is 18 divided by root 7 meter. So this will be the radius of field of view of the fish. मतलब इस रेडियस का जो सर्कल रहेगा उसी सर्कल से फिश को आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा. समझ में आ रहा है ना? इस रेडियस का जो सर्कल रहेगा वाटर के सरफेस पर, उसी सर्कल से ही, इतने रेडियस के सर्कल से ही उसको क्या हो जाएगा, आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा. ओके, तो रेडियस मिला, एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या लेता है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर रीजन है ना, उसका एरिया क्या यूज करेंगे? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया के लिए क्या यूज करना है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर ओनली ना. तो यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर, सो 18 का स्क्वायर 324, रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, सो एरिया आ जाएगा 324 इंटू पाई का वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 7. ओके, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. एरिया, सत्यजित, एरिया निकालना है मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर करना है. एक बार आर मिल गया तो एरिया निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर ओनली करना है, पाई आर स्क्वायर. तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू आता है 145.4 मीटर स्क्वायर. ओके, that will be answer, 145.4 meter square. This is the area. Okay, so ये हो गया field of view of the fish का problem. Very simple problem. यही कंसेप्ट किसके लिए यूज कर सकते हैं बताइए? एग्जाम में हमने देखा है, अगर फिश की जगह एक सोर्स ऑफ लाइट हम यहाँ पे रखते हैं, वाटर के अंदर सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट एक सर्कुलर रीजन से ही बाहर आ जाएगी. ओके, लाइट विल कम थ्रू ए सर्कुलर रीजन ओनली. ये प्रॉब्लम भी इसी तरह सॉल्व करना है. इसी तरह से मतलब ये दो ट्रायंगल निकालने हैं. tan IC is equal to r by d and tan IC is equal to opposite side divided by adjacent side. ओके, तो वाटर के अंदर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, तो सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट एक सर्कुलर रीजन से ही बाहर आ जाएगी, उसके बाहर हमें लाइट नहीं मिलेगी. मतलब इस सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वहां से लाइट नहीं आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से टी आया हो जाएगा, लाइट अंदर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यहाँ पर भी लाइट क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर जाएगी, बाहर नहीं आ सकती. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, ये क्वेश्चन क्या है देखिए. क्वेश्चन इज लाइक दिस. इसमें डायग्राम दिया है, डायग्राम इज लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब. This is a rectangular slab. Okay, a ray of light is incident on the bottom of this slab from outside. Okay, so इसका refractive index कितना है, mu है, outside refractive index कितना है, 1 है. इस क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए. So this is the incident ray, this is the angle of incidence. तो यहाँ पे ये अंदर जाएगा, and in the question it is given that the ray which is incident on the bottom does not come out from the vertical surfaces. इस vertical surface से रे बाहर नहीं निकलता है किसी भी हालत में. इधर कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, वर्टिकल सरफेस, ये जो वर्टिकल सरफेस है ना, इस वर्टिकल ये रहने दो या फिर ये रहने दो, वर्टिकल सरफेस से लाइट बाहर नहीं आता. तो what should be the refractive index of this medium? Okay, तो क्वेश्चन में क्या दिया है,
what should be minimum refractive index so that for any angle of incidence for any angle of incidence क्या होता है यहां पे for any angle of incidence light ray doesn't emerges from vertical surface. ओके किसी भी हालत में ये जो इंसिडेंट यहाँ पे लाइट है ये यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए, वर्टिकल सरफेस जो है ना इस ग्लास स्लैब का उससे बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, करेक्ट है ना। यहाँ पे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, यहाँ पे टीआईआर होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे टीआईआर होता है, ओके यहाँ पे टीआईआर होता है तो इस मतलब वर्टिकल सरफेस से लाइट बाहर नहीं आ सकती। ओके तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, वंस अगेन यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूं। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई, ठीक है। रे इंटर्स इनटू दिस स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड यहाँ पे सपोज जस्ट टीआईआर हो रहा है, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जस्ट टीआईआर। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना एंगल रहेगा, यहाँ पे कितना एंगल रहेगा, यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए सो दैट रे ट्रेवल्स अलोंग द वर्टिकल सरफेस। इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ता है ना तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर। ओके यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, आईसी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कितना भी रहने दो, कितना भी मतलब अगर मैक्सिमम एंगल को यहाँ पे टीआईआर होता है तो किसी भी अदर एंगल को टीआईआर हो सकता है। तो ये इंसिडेंट रे जो है इसको भी मैं इस तरह से कंसीडर कर सकता हूं, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई 90 डिग्री हुआ तो भी यहाँ पे टीआईआर होना चाहिए, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, देखिए व्हाट शुड बी मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दैट फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, ये जो यहाँ पे जो रे है वो इस सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कितना भी होने दो मतलब मैक्सिमम 90 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये रेज अगर बाहर नहीं निकल रहा तो इधर और कोई भी एंगल को ये बाहर नहीं निकलेगा, मतलब 90 से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो भी ये रे क्या नहीं होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, वंस अगेन आईसी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आईसी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये मैं ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ इस तरह से तो आईसी का वैल्यू कितना आना चाहिए बताइए। ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे आईसी है, यहाँ पे आईसी है, तो यहाँ पे आईसी प्लस 90, करेक्ट है ना। आईसी प्लस 90 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2IC शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ओके 180 माइनस 90 मतलब 90। सो आईसी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर आईसी 45 डिग्री है तो म्यू कितना हो जाएगा, अभी साइन आईसी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 बाय म्यू रहता है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करता हूं, साइन 45 मतलब 1 बाय √2 इज इक्वल टू 1 बाय
म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इस मीडियम का रिफ्रैक्शन इंडेक्स √2 होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, √2 या फिर मोर देन दिस, क्योंकि अगर √2 है ना तो जस्ट यहाँ पे अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है, म्यू थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीआई हो जाएगा। मतलब इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके इक्वल टू और ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ओके यहाँ पे लाइट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ये रे एक्चुअली ऐसा दिखाया है, ये ऐसा जाता हुआ रे ऐसा क्यों बेंड हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। हमने ये एज्यूम किया है कि रे एक्चुअली ऐसा ट्रेवल किया है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्लिक ये रेस को कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब 89 डिग्री एंगल सपोज हमने किया 89 डिग्री, ये थोड़ा सा ऑब्लिक हो सकता है ना, तो अंदर ये जा सकता है। ओके तो यहाँ पे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये जो रे है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा दिया है। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 89 या फिर 89.99 ऐसा ले सकते हैं। ओके मतलब एग्जैक्टली ऐसा इंसिडेंट किया तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम किया तो अंदर जा सकता है। ओके तो 89.99 तो नहीं ले सकते ना, तो 90 हमने ले लिया अप्रोक्सीमेटली। ओके अभी इस पर और भी एक क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन क्या है देखिए, सपोज इस तरह से ग्लास स्लैब है, दिस इज अ ग्लास स्लैब लाइक दिस, ग्लास स्लैब ठीक है, एंड नीचे एक पेपर है, दिस इज अ पेपर एंड समथिंग इज रिटन ऑन दिस पेपर, समथिंग इज रिटन ऑन दिस पेपर। तो क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, साइड से देखने पर मतलब इस ग्लास, ये जो ग्लास का स्लैब है या फिर किसी भी मीडियम का स्लैब है, साइड से देखने पर ये पेपर का जो भी यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल है वो हमें नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, √2 और मोर देन √2 होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, देखिए हम अगर एक ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब किसी रिटन पेपर पर रखते हैं तो वर्टिकल फेसेस से हमें जो भी वहां पे रिटन है वो नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, मोर देन √2 होना चाहिए। क्योंकि देखिए नीचे से, क्योंकि ऐसा क्यों हो जाएगा, सपोज यहाँ पे पेपर थोड़ा सा नीचे रखता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे रखता हूं, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उससे रेज निकलेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएंगे, इससे अंदर आ जाएंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर रेज विल कम आउट। अगर रेज यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो वो हमें क्या क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो रिटर्न थिंग है वो हमें दिख जाएगा, रेज इस सरफेस से बाहर आते हैं तो, करेक्ट है ना। अगर अंदर आने वाले रे इस सरफेस से अगर बाहर नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो भी रिटर्न है वो हमें नहीं दिखाई देगा, साइड सरफेस से, ऊपर से दिखाई देगा नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्टिकल सरफेसेस से, साइड के सरफेसेस से हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि साइड के सरफेस से मतलब बॉटम से निकलने वाले रेज जो है वो साइड से निकलते ही नहीं ना, तो बॉटम में जो भी लिखा है वो साइड से हमें नहीं दिखाई देगा, ओनली ऊपर से दिख सकता है। ओके वन सेकेंड देखिए, ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, इसको फिर एक बार आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब, रेज आर इंसिडेंट एट द बॉटम, रेज कहां पे इंसिडेंट किया है, बॉटम पर इंसिडेंट किया है रे, ठीक है, ये रे अंदर जाएगा और वर्टिकल सरफेस से बाहर आ सकता है। ओके अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्टिकल सरफेस से रेज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर वर्टिकल सरफेस से, ये जो वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज वर्टिकल, ठीक है, इस सरफेस से अगर रे बाहर नहीं निकलना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया है हमने, ये अलग से और एक डायग्राम यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए फिर एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी रहने दो, वर्टिकल सरफेस से रेज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री या फिर 89.99 ले लेते हैं,
तो थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाएगा ना, तो अंदर जा सकता है ये अभी। अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पे टीआईआर होता है तो, और किसी भी एंगल को यहाँ पे टीआईआर हो सकता है। 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, यहाँ से रे अगर बाहर नहीं निकलता तो 60 डिग्री रखने पर भी यहाँ से रेज बाहर नहीं निकलेगा ना ऑटोमेटिकली। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 89.99 मतलब 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, देखिए सपोज रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है, द रे विल ट्रेवल लाइक दिस। सिमिलरली हमने रे का डायरेक्शन उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, दिस रे विल ट्रेवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट क्या होता है, आफ्टर अंडरगोइंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, ओके, इट रिट्रेस इट्स पाथ। जिस पाथ से वो जाता है उसी पाथ से वो क्या आता है, वापस भी आ सकता है अगर डायरेक्शन उल्टा किया तो। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 90 डिग्री है तो ये रे अंदर जाएगा इस तरह से एंड यहाँ पे बनेगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस सरफेस से रे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो सपोज ये रे इस तरह से ट्रैवल करता है ऊपर, अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है, इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे थोड़ा सा भी बढ़ गया तो टीआई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो ये एक्सटेंड, ये दोनों साइड मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में 90 प्लस 2IC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। IC प्लस IC 2IC प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2IC will be equal to 90 and therefore critical angle will be equal to 45 degree। तो इस तरह से हमें क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा एंड क्रिटिकल एंगल मिलने के बाद sin IC is equal to 1 by mu, sin 45 आ गया 1 by root 2 is equal to 1 by mu and therefore mu is equal to root 2 आ जाएगा and therefore mu should be greater than क्या होना चाहिए, root 2 होना चाहिए। क्योंकि अगर म्यू इज इक्वल टू रूट 2 है तो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। म्यू अगर थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। टीआर जस्ट टीआर नहीं होगा, कंप्लीट टीआर हो जाएगा म्यू ग्रेटर देन रूट 2 है तो। ये समझ में आ रहा है क्या, देखिए मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए, एक क्यूबिकल सरफेस है या फिर रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है एंड यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, रिफ्रैक्टेड रे उसके आगे वाला जो सरफेस है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना पड़ेगा, रूट 2 और ग्रेटर देन रूट 2 होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। ओके, रूट 2 होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए अ डायग्राम इज गिवन लाइक दिस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, what is the value of angle of incidence, what is the value of angle of incidence so that ray travels along the surface। similar question is there, previous problem जो है ना उसी तरह का एक क्वेश्चन है। calculate I so that ray travels
along vertical surface. Ray travels along vertical surface. ओके, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? इफ दिस रे इज ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस, यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए बताइए? यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए एट दिस पॉइंट, एट दिस नेक्स्ट पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे ये अभी 90 डिग्री नहीं है इंसिडेंट रे, ये कितना एंगल होना चाहिए? इन तीनों एंगल का सम कितना है? IC 90 एंड दिस एंगल, ओके, तीनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, इसको सपोज मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। वो IC नहीं रहेगा अभी। IC कब रहता है? अगर इंसिडेंट रे अलोंग द सरफेस रहेगा तो ये IC रहेगा। इंसिडेंट रे अलोंग द सरफेस अभी है क्या? नहीं है। यहाँ पे I हमें निकालना है, तो ये R कितना रहेगा? IC प्लस R प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ओके। सो देयरफॉर R विल बी इक्वल टू IC plus R will be equal to 180 minus 90 मतलब 90, and therefore angle of refraction आ जाएगा 90 minus IC। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आता है? 90 minus IC आता है, ओके। अभी क्या करूंगा? यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ यूज करूंगा एट दिस पॉइंट, I निकालने के लिए, ओके। स्नेल्स लॉ क्या है? μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। अभी μ1 मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है, 1। यहाँ का एंगल कितना है? I है, सो sin I इज इक्वल टू, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 इंटू साइन, ओके। थीटा 2 मतलब अंदर का एंगल कितना है? R, R मतलब 90 माइनस IC, 90 माइनस IC, करेक्ट ना? Therefore यहाँ पे sin I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, सो sin I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1.5 sin 90 माइनस IC मतलब cos IC आ जाएगा। sin ऑफ 90 माइनस IC मतलब sin ऑफ 90 माइनस IC, that will be equal to cos IC। अभी cos IC का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और रखेंगे, क्योंकि sin IC का वैल्यू हमें पता है। sin IC का वैल्यू कैसे पता है बताइए? sin IC का वैल्यू कितना है बताइए मुझे? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ sin IC? sin IC का वैल्यू पता है, so from that we can calculate cos IC, but sin IC is equal to 1 by mu, करेक्ट है ना? 1 by mu, 1 by mu मतलब 1 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू दिया गया है 1.5, या फिर इसको मैं 2/3 लिखता हूं, 2/3। 1.5 मतलब 3/2 रहता है ना, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा sin IC। तो sin IC पता है, cos IC कैसे निकालो मैं? ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे सपोज IC है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, ओके। तो ये साइड कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बताओ, cos IC निकालने के लिए, sin से cos निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल ही यूज करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 √5 एंड देयरफॉर cos IC का वैल्यू आता है, cos IC का दैट इज 3/√5, करेक्ट ना? सॉरी उल्टा हो गया, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, √5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारा cos IC। तो यहाँ पे ये वैल्यूज प्लेस करता हूं, sin IC, सॉरी sin I, IC नहीं, sin I is equal to 1.5 into √5 divided by 3, ओके। तो ये आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 2, √5 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है ना?
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा साइन इनवर्स ऑफ √5/2. So that will be the answer. Okay, sin inverse of √5 divided by 2, that will be the answer. So इतना एंगल रहने पर यहाँ पे रे along the surface travel करेगा. That is the answer. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रह सकता है. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, the emergent ray is traveling along the surface, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, कैसे कैलकुलेट किया है, वन सेकेंड देखिए. अगर रे along the surface ट्रेवल करता है तो यहाँ पे IC होना चाहिए, यहाँ पे IC, यहाँ पे R है तो R कितना आ जाएगा, 90 माइनस IC आ जाएगा. ओके, एक बार R मिल गया तो हम I निकाल सकते हैं by using Snell's law at this point. By using Snell's law at this point, we can calculate that. Okay. So for this angle of incidence, the ray will travel along the surface. Any doubt in this case? कुछ डाउट है क्या, बोलिए. One more problem of total internal reflection. Light is incident normally on face AB of a prism as shown in figure. There is a prism like this. This is a prism having one angle 90 degree. Okay, and light is incident normally on this face. Normally मतलब perpendicular incident हो गया. Okay, this angle is given as 60 degree and this angle is given as 30 degree. And इस प्रिज्म के ऊपर लिक्विड है. There is a liquid. प्रिज्म के ऊपर लिक्विड है. The prism is made up of glass of refractive index 3/2. इसका refractive index कितना है, mu is equal to 3/2. refractive index कितना है, 3/2. Find the refractive index of liquid so that total internal reflection takes place on face AC. So this is face AC, ABC. Okay, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, सो दैट एसी सरफेस पर टीआईआर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है अभी. देखिए, देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस हियर. सो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब रे विल ट्रैवल without any change in direction like this. Okay, normal incidence में deviation नहीं प्रोड्यूस होता है. और suppose यहाँ पे after refraction ray travels like this. Okay, refracted ray travels along the surface suppose. ठीक है, तो यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए, मतलब TIR होने के लिए यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए, IC या फिर ग्रेटर देन IC. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी रहेगा that should be इक्वल टू IC और ग्रेटर देन IC. ठीक है, इक्वल टू IC है तो अराउंड द सरफेस जाएगा, ग्रेटर देन IC है तो TIR हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एंगल सपोज IC है, तो क्या आप निकाल सकते हैं ये एंगल कितना होगा, IC शुड बी इक्वल टू. सो फ्रॉम डायग्राम IC कितना रहेगा, थर्टी डिग्री रहेगा ना, क्योंकि 30 नहीं 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये 60 है तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30, एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल. ओके, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, इसको I लिखता हूँ, IC नहीं I लिखता हूँ, IC I. तो यहाँ पे I कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, 60 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. रे विल ट्रैवल इन रेज इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंस है तो अंदर जाएगा,
यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री दिखाई देता है ना, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा एंगल। तो ये जो एंगल है ना ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए, तभी वहां पे टीआईआर हो जाएगा। ओके, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। ओके, तो यहाँ पे जो भी एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे 60 आ रहा है, 60 शुड बी ग्रेटर देन आईसी, 60 शुड बी ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए। ठीक है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए? फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी टीआईआर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे 60 डिग्री हो रहा है। ओके, बिकॉज दिस एंगल इज गिवन एज 60, so this angle is becoming 30, so 30 and this is again 60 because this is normal to the surface. So 60 should be angle of incidence 60 हो रहा है for TIR, for total internal reflection के लिए angle of incidence greater than IC होना चाहिए। angle of incidence 60 है, so 60 should be greater than IC होना चाहिए। ओके, तो दोनों साइड का मैं साइन लेता हूं, so sin 60 greater than sin IC, दोनों साइड का मैंने साइन ले लिया। sin 60 कितना होता है बताइए? sin 60 रहता है √3/2, शुड बी ग्रेटर देन sin IC का फार्मूला क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस AC है, यहाँ पे 1/μ फार्मूला नहीं लिख सकते, sin IC का फार्मूला 1/μ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे एक साइड पर रेयर मीडियम है, दूसरे साइड पर डेंसर मीडियम है, दोनों साइड पर मीडियम है। ठीक है, 1/μ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। रेयर मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हो जाएगा, ऊपर वाला जो मीडियम ना वो लिक्विड का और नीचे वाला ग्लास। ओके, तो यहाँ पे √3/2 शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमें निकालना है। ओके, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ओके, इसको एलएचएस को लेके आता हूं। एलएचएस को लेके आने के बाद क्या हो जाएगा? √3/2 into 3/2 ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे 3√3 डिवाइडेड बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन μL। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 3√3/4 से कम होना चाहिए, तभी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। सो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी लेस देन 3√3/4। ओके, एनी डाउट इन दिस केस? So this is one problem from DC Pandebo. Any doubt in this case? Okay, so this is all for today's lecture of physics. I am going to end this lecture now. Okay, bye.